हमारी आज की कहानी है, मैं बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहती हूँ। अरे माँ, आप तो जानती ही है, कुछ दोनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेट भी अपने गांव चली गई है। बोल कर गई है कि 2 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई है। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूर नहीं है। तुझे तेरी सुमां है ना, वह किस दिन कम आएगी और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है, इतना तो कर ही सकती है ना। वह तुम्हारे लिए जब तक जरूर हो तब तक कम करवाना, फिर उन्हें चला कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बटन को सुनकर माया की आंखों में चमक ए गई। माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो माया मायूसी का मुखौटा लगे उसे चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहानी सुमा नाराज तो नहीं? अरे नहीं, अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ, हमारे बुलेट ही दौड़े चले आएंगे। दोनों अजी सुनते हो, आज रवि का फोन आया था, सविता जी ने चाहते हुए कहा। तो आनंद जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दोनों बात चलो याद तो किया, उसने क्या कहता था ठीक तो है वहाँ सब? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक ए रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को बेटे से बात करके। तो सविता जी की खुशियां 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सविता ही पिछली बटन को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि उसकी सब बिल्कुल सीधी साधु है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सर दिन बीजी रहने का बहन करती और सर कम अपनी सुमां पर ही डाल देती। यह देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू तुम्हारी इसकी उम्र हो गई है, तक जाती है, थोड़ा सा कम तुम भी करवा दिया करो। इतना खाने की डर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खड़ी खोटी सुने। सविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। सविता जी और गोविंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस से गए थे। सविता जी पिछली यादों में गम थी। इतने में आनंद जी बोले, अरे सविता, किन बटन में को गई? तुम भी अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से समाज पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा, तुम तो जानती हो रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई है। जी ठीक है, मैं जरा नीता को बोलकर आई हूं कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी ने अपने घर का एक हिस्सा कारा पर दिया हुआ था, जहां नेता और विशाल अपने प्यार से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ खास खराब हो गया। संगीत नीता रसोई घर से बाहर आई। अरे नेता, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बने वाली हूँ। अरे वहाँ आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सविता जी की खुशी में शामिल होते हुए नेता बोली, हाँ नेता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो साड़ी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफिन का कम निपटा कर मेरी मदद करने ए जाना। सविता जी बोली। तो इतने में विशाल की आवाज आई, नेता टिफिन का कम मैं संभल लूंगा, तुम जो आंटी की मदद करो। नेता ने सविता जी की पैकिंग करने में मदद की और सविता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बावा दी जान से पहले रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जान के लिए रावण हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कर में बैठक घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहुत से मिलकर सविता जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव घोलकर उसे डॉन आशीर्वाद दिए। सविता जी ने घर पहुंचने ही घर के सारे केमोन की जिम्मेदारी ले ली। सर घर जो कम वाली बाई की अनुपस्थित में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बटन में तो जैसे मिश्री ही घुल गई थी। सरदिन मांझी मांझी करके उनसे अपने सारे कम करवा लेती थी। नित समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। संगीत मेरी पोती के बिल्कुल मेरे जैसे है, अरे इसने तो मुझे जिला कर दिया। आनंद जी बच्ची को सविता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठेके लगाकर हंसती। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू की खूब सेवा की, बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का कम
और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर भी सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द राहत था, इसके बावजूद सविता जी सरकम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। आनंद जी भी घर के केमोन में उनका हाथ हटा देते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीता पता ही न चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दोनों के बाद माया के कम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के माना करने पर भी उसने ये दलील देते हुए उसे कम पर बुला लिया कि मांझी दिन भर कम करके और बच्ची को संभल कर तक जाती है। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, माया को तो जैसे बहन मिल गया। अपनी सुमा पर कटाक्ष करने का माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मोह तो बच्ची में ही अटका हुआ था, इसलिए ममता वर्ष कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गई तो बच्ची को आया को देकर गए। बच्ची लगातार रो जा रही थी। आया उसे चुप करने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बैन नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाही पर रिंग लगाने लगी। बच्चे चुप हो गई और दादी का स्पर्श प्रकार मुस्कुरा दी। कुछ डर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया नहीं उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी जरूर ही नहीं थी तो मुझे कम पर रखा ही क्यों? आपके साथ ससुर तो बच्चे को चुने भी नहीं देते, मुझे झट से छन लिया। अब मैं आपके घर कम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी सविता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान का घट पीकर रह गए, करते भी क्या बच्चे के मुंह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहुत ऊपर आए, घर से आई थी लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आई है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सरदिन बैठकर बच्चे को आया संभालने लगी और बहू अपनी मां के साथ फोन पर आई रहती और सविता जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता था और आनंदी अपनी पत्नी की यह हालात देखकर मां ही मां कुरते रहते। एक सुमां से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियां घर पर ए रही है तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ सविता जी ने उन्हें बिताया। अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाएं, उनके खूब आवभगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी, माया तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी कामवाली ढूंढ दो। ऐसा सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उसे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सुमा है। थोड़ी देर बाद सविता जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। बहुत ही सहेलियां कुछ सेक्स ए गई तो सविता जी बोली, आप लोगों को जानकारी के लिए बता डन की कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सहो। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता डन। सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से माया की तरफ देखने लगी। सविता जी बोली, बहू माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही इसको नौकरानी कार दे देना कहाँ का स्टेटस है? बहू की भोह बन गई। उसे समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियां के जान के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा भी इनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको? रवि बोला तो अनंत जी जो आज तक अपने बच्चों के मोहाश अपना मुंह बैंड किया बैठे थे, आज अपना धीरज को बैठी छोटी सी बात तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे दी गई और तूने यह छोटी सी बात लगती है? माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पाल के लिए भी रुक तो यह मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ समाज पैक करवाने लगे। यह सोचकर कि कहानी बच्ची का मुंह उन्हें रोक ना ले, उसे दूर से ही देख कर निकाल गए। जी बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, इस बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रावण कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोक तक नहीं। आनंद जी और सविता जी पहले ट्रेन पढ़कर घर वापस लौट आए। रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वे कैसे गुजर करेंगे? महीने के कारा के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो ना था उनके बाद, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर
और उसे सेटल करने में खर्च कर दी थी आनंद जी को, तो दिल ही दिल में यह बातें कैचर रही थी। घर पहुंचने ही जैसे ही घंटी बजाई नीता और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर ए गया। अरे दादा दादी ए गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? नेता ने दरवाज़ा खोल तो उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन में ले लिया। उधर नेता के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कहकर गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे ए गए, वह भी सर समाज लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों सर मामला समझ गए। अंकल आंटी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई हूँ, नेता ने कहा तो सविता जी की आंखें नाम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोल तो सविता जी को अपना आशियाना प्रकार संतोष हुआ, लेकिन आनंद जी के दिमाग में रहकर वही बातें गंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कम रखना लगे उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले सविता जी उन्हें संभालती हुए नीडल गिर चुके थे। सविता जी की आवाज़ सुनकर नेता और विशाल ए गए, लेकिन तब तक आनंद जी मिश्रण हो चुके थे सविता जी पर। तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नेता और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाल बेटी बहू को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचार निभाकर चले गए। अपनी मां का हालचाल तक जन की जहमत नहीं उठाई दोनों ने, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बिताने लगा और सविता जी की हालात भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीता और विशाल का बेटा गोलू कुछ बीमा पद गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सविता जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो नेता के अनुपस्थित में सविता जी ने टिफिन का सरकम संभल लिया। सभी गृहिणी को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। उसे समय सविता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विशाल और नेता ने अब अपना मकान खरीद लिया। संगीत था, लेकिन अंकल के जान के बाद वह आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सविता जी भाव विभोर हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए नेता के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि तुम लोगों को जान ही ना डन। सविता जी ने नेता को आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारी करवरकर उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन अब सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई और साथ ही कारा से होने वाली आई भी अब बैंड हो गई। इस उम्र में अपना गुजर कैसे करूंगी जी, बेटे पर साड़ी जमा पूंजी खर्च करती इसने मुझे बुढ़ापे में, कहते हुए उनके गालों पर आंसू लगाए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेलबाजी देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। सविता जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सविता जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे संभव है, इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं, लेकिन इसमें हर्जीक या है। अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक ए गई। माँ ही माँ उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। नीता और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था। नेता को फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू कर लिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां संगीत संभालती थी। कुछ ही दोनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सविता जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर वो कारा पर भी रहने लगी। आप सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आज की तरह फैल गई और सविता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका कम और भी बार गया। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो अच्छी तो उसकी हालात ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत रवि को दिखाई हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमेटी होगी आप रे आप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजर ही बड़ी मुश्किल से चला है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हमगी के पास जाकर रहे। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। यह सब देखकर रवि की हैरानी का तो ठिकाना ना रहा। पत्नी का कहना मानकर रवि अपनी माँ के पास जान की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटी के साथ सविता जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चल बहस थी। मीडिया वाले मजे का इंटरव्यू ले रहे
थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी डर के लिए अलग से खड़े हो गए अपने आप को। आज वह अपने ही घर में अपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सविता जी ने तो उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटा दोनों सविता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सविता चेहरे पर कोई भावना दिखाई हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दोनों बात देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में गई। इतने में रवि ने पीछे से आवाज लगे, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाहें से देखते हुए कहा, अच्छा लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इस बुढ़ापे में इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की कामवाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है, लेकिन माँ इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू माया ने कहा, हक तो तुम लोगों का इस दिन खत्म हो गया था जी, दिन और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे, दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।